नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान और फिजिक्स का जो हम बेसिक पॉइंट्स हैं वो यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। और आज की 3 नंबर क्लास है, यानी वीडियो नंबर 3 आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कल वाली क्लास और परसों वाली क्लास के अंदर हमने त्रिकोणमितीय सूत्र और कल वाली क्लास के अंदर हम कुछ फलन के बारे में पढ़ा। आज हम फलन के बीजगणितीय सूत्र तो मैंने कुछ लिखा दिए थे। अब मैं आप लोगों को लोग यानी लघु गुणकीय जो सूत्र हैं, लघु गुणकीय जो सूत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उसके बाद हम अवकलन गणित के और समाकलन गणित की चर्चा करेंगे। बस छोटे छोटे पॉइंट है, सूत्र याद करने, ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों को। अवकलन समाकलन में भी आपको सूत्र याद करने हैं और फिर उनके एग्जाम्पल हैं, तो दो चार उदाहरण करोगे, इतने में समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपने को डायरेक्ट ही उनको सीखना है। बाकी डिटेल से ज़्यादा अपने को उसमें जानने की जरूरत नहीं है। लॉग की बात करें तो लॉग फंक्शन को ऐसे लिखते हैं हम, लॉग एक्स ऐसे लिखा था, या फिर आपने ये भी तो लिखा था उसको log 10x। अब देखो इसमें अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी है लघु गुणकीय फलन। इसमें क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ। एक तो log तो सिर्फ इस शब्द के लिए आया, लघु गुण के लिए। ये जो x है ना, ये x है कोई भी संख्या, x कोई भी संख्या है, ध्यान रखना। x संख्या होगी, log की संख्या है, तो यहां पर भी ये जो x है ये log की संख्या कहलाती है। समझ गए? कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉइंट में भी हो सकती है। उसके बाद में ये जो e लिखा हुआ है ना, e, ये देखो ये e log के पैर में लिखना आपको। यहाँ पर ये जो 10 लिखा हुआ है ये भी log के पैर में लिखना है। और ये e और 10 क्या है, ये log का आधार कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तो इधर 10 भी क्या है? आधार है। ठीक है सर, ये आधार दो ही होते हैं क्या? देखो अपने को ये दो ही आधार सीखने, दो ही आधार अपने पढ़ते हैं। एक आधार e होता है, एक आधार 10 होता है। ठीक है, ये log का आधार कहलाता है। और इस आधार के अनुसार हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। और इसकी वैल्यू ज्ञात करना थोड़ा सा जटिल पड़ता है, क्योंकि इसके लिए एक टेबल होती है। कई बार किताबों के पीछे भी वो टेबल दी होती है, उसमें छोटे मान लिखे होते हैं। या फिर आजकल मार्केट के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं, मोबाइल्स के अंदर भी आते हैं। उन कैलकुलेटर के अंदर ये सारे log की वैल्यू निकालने की सुविधा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये अपने को हालांकि ज़्यादा इसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लंबी पड़ जाती है, इसलिए इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वैल्यू निकालना। इसलिए ये अपने को मुख्य रूप से याद करने, इनकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। बाकी आपको पता होने चाहिए कि संख्या क्या है, इसमें संख्या कौन सी है और आधार कौन सा है। तो ये log की संख्या x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x की जगह x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधार आपको या तो e मिलेगा या 10 मिलेगा। अब ये 10 तो सिंपल संख्या है, और e क्या चीज है, यहाँ पर चरघातांकी है। e क्या चीज है? चरघातांकी आधार है इसका। ठीक है, e एक्सपोनेंशियल वाला कल बताया था। और e की जो वैल्यू होती है ना, वो 2 से 3 के बीच में होती है, जैसे 2.718 समथिंग होती है e की वैल्यू। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है चरघातांकी फलन की, 2.718 लगभग ये वैल्यू फिक्स होती है e की। ठीक है, और 10 एक फिक्स संख्या है, तो e भी एक फिक्स संख्या है। ठीक है, चरघातांकी है ये e, और इसका मान होता है 2.718। पहले तो ये पता होना चाहिए log के बारे में। अब log के कुछ गुणधर्म है बेटा, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला गुणधर्म क्या है, आपको कई बार log के अंदर, जैसे मैं एक आधार ले रहा हूँ फिलहाल, चाहे e ले लो चाहे 10 ले लो, log के अंदर कई बार दो संख्या दे देता है, जैसे m गुणा n। अब m एक संख्या है और n एक संख्या है, x y ले लो चाहे। ठीक है, अगर वो दोनों संख्याएं गुणा में हो तो log से आप उसको ऐसे लिख सकते हो, log m प्लस log n। ये बात इसमें ध्यान रखना आपको, ये log की प्रॉपर्टीज है, यही आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है। अति महत्वपूर्ण चीजें बेटा ये। अगर log के अंदर दो संख्याएं गुणा में हो, log m इंटू n, तो उसको ऐसा लिख सकते हो, log m प्लस log n। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ये कहा जाए कि log में यही दो संख्याएं भाग में हैं, log m बटे n, तो उसको आप ये लिख सकते हो, log m माइनस log n। अब ये देखो e पैर में लिख रहा हूं, और जो संख्या पैर में होती है ना, इन पैर का मतलब क्या होगा, नीचे लिखना। जो नीचे लिखी है वो आधार है, और जो बराबर में संख्या जैसे m और n लिखा हुआ है ये संख्याएं हैं कोई भी।
ठीक है। तो log m इंटू एन का सूत्र log m प्लस एन, और log m बटे एन का log m माइनस log n हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा सूत्र, सारे सूत्र महत्वपूर्ण इसके, अगर आपको कई बार ऐसे दे दिया जाए log x, ये log x हो गया और इसके ऊपर कोई घात हो, सपोज कोई भी घात हो सकती है, जैसे मैंने कह दिया इसके ऊपर एक मैंने घात लगा दी m, ठीक है। अभी ध्यान देना, ई आधार है, x संख्या है और x के ऊपर घात लगी हुई है m, तो log के अंदर बहुत ही शानदार प्रोसेस होता है, जो घात होती है ना उसको आप ऐसे गुणा में लिख सकते हो, यानी इसी चीज को आप ऐसे प्रस्तुत कर सकते हो। log x की घात m बोला जाएगा इसको, log x की घात m है तो उसको आप m log x भी लिख सकते हो, और इनको आपस में, यानी इसको ये भी लिखा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये log की मुख्य 3 प्रॉपर्टी हैं। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण है। इस संख्या के अंदर संख्या x है तो आधार कितना है, ई आधार है। बस इनको याद कर लो। सर ये कैसे यूज में लेने हैं, जो बता रहा हूं ऐसे यूज में लेने हैं, ठीक है। बस ये सूत्र डायरेक्ट आएंगे आपके सामने और इनको फटाफट रखना है। वैसे ये भी पूरी गणित है बेटा, लेकिन इतना ही पढ़ो। अब इस ई आधार को अगर 10 आधार में, यानी सर मैं तो इसको ये लिखना चाहता हूं, log 10x लिखना चाहता हूं, ई को मैं 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बेटा आराम से कर सकते हो, बस 2.303 का गुणा कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अगर ई आधार को 10 आधार में, यानी ई आधार को 10 आधार में बदला, संख्या x की x पड़ी है, तो बस इतना काम करना है कि ई आधार को 10 आधार में बदलने के लिए इस प्रकार आप 2.303 से गुणा करके आप इस सूत्र को काम में लोगे। समझ गए बात मेरी। एक चीज़ ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है बेटा। उसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, log के अंदर ही है वो प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा समझना बेटा। एक तो ये x वाली, एक ध्यान रखना बेटा, log के अंदर अगर आधार और संख्याएं दोनों एक जैसी हैं, आधार भी ई है और संख्या, अब देखो ई एक कांस्टेंट मान है ना, तो ई संख्या के रूप में भी आ सकता है और आधार तो है ही अपनी जगह। अगर आधार और संख्याएं एक जैसी है, या 10-10, अब देखो आधार कितना है 10, संख्या कितनी है 10, log x x, ठीक है, कुछ भी हो तो उन सब का मान 1 होगा। उन सब का मान कितना होगा बेटा, 1 होगा। ये ध्यान रखना अपना, ठीक है। log का आधार और log की संख्या अगर समान हो तो उन सब में इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। इसके अलावा एक सूत्र और पढ़ लो बस, इसका 6 नंबर सूत्र। आपको ये कहा जाए, सपोज मैंने एक फंक्शन, क्योंकि log एक फलन ही तो है, और फलन को जैसे मैंने ये लिख दिया y बराबर log x, आ गई ना बात, ये आ गई फंक्शन वाली बात। y फंक्शन ऑफ x किसका फलन है, x का फलन है, और लघुगुणकीय फलन है ये। x का मान बदलो, y का मान अपने आप बदल जाएगा। इस संख्या को, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर e की पावर y। अब ये बेटा एक ही चीज़ है, इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है वापिस। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, बाकी इसमें डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। सर ये कैसे लिखा, मैं बच्चों को याद करने का तरीका बताता हूँ। log हटा दो, ठीक है, log हटा दिया तो log, एक बार log को भूल जाओ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऐसे बन गया y बराबर e x। log हटा दिया मैंने, एक बार याद करने का तरीका बता रहा हूँ। log हटा दिया तो क्या बचा, y बराबर, नीचे तो पड़ा है e, ऊपर पड़ा है x। अब जैसे ही log हटाए तो आप log हटाते ही इन संख्याओं को आपस में बदल दो। अगर log हटाना हो तो ये चीज़ काम में लेनी है, log लगाना हो तो इसका उल्टा कर दो। तो मैंने log हटा दिया और x y को, संख्या को बदल दिया। e तो आधार था इसलिए संख्या को बदल दिया, तो log तो हटा दिया और संख्या को बदला, तो y की जगह x आ गया और x की जगह y चला गया, तो ये बन गया x बराबर e की पावर y। हालांकि इसके पीछे फैक्ट और होता है, लेकिन अपने याद रखने की दृष्टि से ऐसे समझ सकते हैं बेटा। ये हो जाएंगे log की प्रॉपर्टी। बस ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। log के महत्वपूर्ण 5-6 सूत्र हैं, इनको आपको पढ़ना है, जो कि मैंने बोर्ड पर बता दिए हैं। 6 ही सूत्र है, बस ज़्यादा और आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। वैसे 1-2 सूत्र और भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन बस इतने ही अपने को फिजिक्स के अंदर काम में लेने हैं। इतनी
इतनी चीज़ आपको पढ़नी है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम बात करेंगे अवकलन गणित की। देखो बेटा, ये थोड़ी सी ये बातें आपको नई लग सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं नई नई बातें बता रहा हूँ। पीछे वाले जो 2 वीडियो आपने देखे थे, 2 क्लासें आपने ली थी, उनके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े हुए देखे आपने, यानी आपके सामने आए थे, ऐसे पॉइंट थे। लेकिन बेटा अब जो 1-2 क्लास आपके सामने आएगी, उन क्लासेस के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे नए होंगे। यानी आपने कहीं पहले हो सकता है पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ नई नई बातें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इनको याद कर लो अच्छी तरीके से याद कर लो। इनके उदाहरण वगैरह जब सामने आएंगे, मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी ये चीज़ सामने आए तो मैं आपसे पूछूं कि क्या हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो आप कहना कि हाँ सर पढ़ी हमने। क्या पढ़ा है? log m × n, तो log m + n लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ है। अब बात करते हैं अवकलन और समाकलन की। फंक्शन हमने पढ़ लिए। अवकलन समाकलन हमेशा फंक्शन के ही होते हैं। जिस राशि में परिवर्तन होता है उसी का अवकलन होता है और उसी का समाकलन होता है। जैसे एक तरफ हम बात करते हैं अवकलन गणित की और एक तरफ मैं बात करूंगा समाकलन गणित की। बहुत ही सिंपल है, वैसे तो पूरी मैथ्स है, आपको पता है पूरी मैथ है ये, और पूरी मैथ है इसलिए पूरी किताबें ये तो 12वीं क्लास में लगती हैं। अवकलन गणित, समाकलन गणित, बड़ी कक्षाओं में जाते हो तो इनकी अलग अलग किताबें देखने को मिलती हैं। मैंने एक फंक्शन बता दिया y = f(x), एक फंक्शन ले लिया, मान लिया, ये माना y बराबर क्या है? f(x) है। इधर भी मान लिया y बराबर f(x) है। अब एक बात बताओ सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान x पे निर्भर कर रहा है। देखो बेटा, मैं अगर इनका नॉर्मल अर्थ बताऊं तो अवकलन और समाकलन का बहुत बड़ा महत्व है। अवकलन में क्या होती है? संख्याएं टूटती है एक प्रकार से, और समाकलन में क्या होती है? संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। समाकलन में क्या होंगी? संख्याएं होंगी, उनके छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर एक बड़ा रिजल्ट निकाल लिया जाता है समाकलन में। और अवकलन में क्या होते हैं? उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड भी कर सकते हैं। अब अवकलन का देखो, y = f(x), यानी y x का फलन है, तो अवकलन में ये चीज़ कैसे प्रोसेस करते हैं? अवकलन का संकेत अगर बताना हो फंक्शन के रूप में, इस फंक्शन का, तो अवकलन संकेत ऐसे लिखा जाता है dy/dx, ये लिखा जाएगा इस फंक्शन के लिए। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा समझना। इसका मीनिंग ये है कि सर d का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, डी लगा हुआ है परिवर्तन। कई बार परिवर्तन के लिए, ये स्मॉल डी है ना, कई बार परिवर्तन के लिए आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है del(y/del(x), तो ये भी अवकलन का ही रूप है, del(y/del(x). तो डेल और डी परिवर्तन के लिए ही प्रदर्शित किए जाते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है कि अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो डी लगा दो और बड़ा परिवर्तन हो तो डेल लगा दो। ठीक है, बस इतना अंतर आप समझ लो। अब इसका मीनिंग क्या है कि सर y में, डी का मतलब परिवर्तन, y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के मान में परिवर्तन के सापेक्ष। यानी जब x का मान परिवर्तन किया जाता है, dx का मतलब x के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो y के मान में परिवर्तन हो रहा है। और इसको गणितीय रूप में ऐसे लिखा जाता है कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है उसको हमेशा ही अवकलन में भाग में लिखते हैं। तो y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, y के मान में x के सापेक्ष। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको ऐसे लिखते हैं y के, मैंने बताया था y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसको अवकलन की परिभाषा में ऐसे लिखें। अतः आप कह सकते हो या y का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन। इसका मीनिंग क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलन। जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसको हमेशा भाग में लिखा जाता है। तो किसका हो रहा है? y का हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष अवकलन। या दूसरे शब्दों में y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। इसी चीज को अवकलन के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो ऐसे। इसका मतलब ये एक प्रकार से अवकलन का संकेत हो गया कि जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो ये है, और अवकलन के हिसाब से इसका अर्थ ये है कि y के सापेक्ष x का, y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन या y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। ठीक है, सेम रिजल्ट यही है। समाकलन संकेत क्या होता है?
अब देखो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। बाकी मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा भाई, देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स शुरू हो जाती है। समाकलन क्या करता है, छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ता है। तो समाकलन को संकेत में छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए समाकलन का ये जो संकेत है इसको ऐसे लिखा जाता है कि इस समाकलन का ये चिन्ह होता है ऐसे, और ये जो फंक्शन है इसको इस प्रकार आप लिख सकते हो y f x dx। अब ये जो dx है समाकलन का, ये यहाँ गुणा में लिखा जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि y मतलब ये फंक्शन ही तो है, इसको ऐसे लिख सकते हो y dx। बोलो लिख सकता हूं क्या, fx का dx के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। ये समाकलन का चिन्ह किसका, फंक्शन का, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। ठीक है, dx का मतलब x के सापेक्ष, dx का मतलब x के सापेक्ष, किसका, y का, क्या हो रहा है, अवकलन। dx का मतलब x के सापेक्ष, किसका, फंक्शन का, किसका, फंक्शन यानी y का, क्या हो रहा है, समाकलन। यहां तो y का अवकलन हो रहा है, देखो dy बटे dx या d बटे dx, और y की जगह क्या लिख सकते हो, fx। देखो ध्यान दो आप, y का क्या हो रहा है, अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। y का अवकलन होने का मतलब fx का, क्योंकि y इज इक्वल fx। सर फंक्शन का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहां y का समाकलन हो रहा है, ये क्या है, समाकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। y बोले तो फंक्शन, यानी फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y का x के सापेक्ष समाकलन, या परिवर्तन कह दो, परिवर्तन है, बस अवकलन में ये टूटेंगी संख्या इसलिए भाग में लिखी जाती है क्योंकि टूटती है, और समाकलन में जुड़ती है इसलिए गुणा में लिखी जाती है। तो अगर आपको इस फंक्शन का अवकलन बताना हो तो ऐसे लिखोगे dy बटे dx, y का x के सापेक्ष, जो चीज जिस पर निर्भर करती है, जो राशि जिस पर निर्भर करती है उसी के सापेक्ष अवकलन समाकलन होता है। यहाँ y किस पे निर्भर कर रहा है, y का मान x के अनुसार बदल रहा है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन होगा, किसका, y का। ये लिख सकता हूं, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन होगा, किसका, y का। तो y का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, y का x के सापेक्ष क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। समझ में आ गई बात मेरी। अब इसके बेटा बहुत सारे सूत्र हैं, ये समाकलन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, समाकलन हमेशा किसके सापेक्ष किया जाता है, जो स्वतंत्र चर होती है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है। अवकलन समाकलन हमेशा स्वतंत्र चर का होता है। ये लाइन लिखा देता हूं मैं यहाँ पर, नोट में लिखो ताकि आपको याद रह जाए। अवकलन या समाकलन में, अवकलन या समाकलन में आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन या फिर समाकलन किया जाता है। किस चर का अवकलन होता है, आश्रित चर का, किसका, आश्रित चर का, किसके सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, किसका, y का, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। y क्या है, आश्रित, x क्या है, स्वतंत्र। आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन, आश्रित स्वतंत्र, आश्रित चर का, y बोले तो आश्रित चर, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष समाकलन। अब y बराबर fx होता है तो y की जगह fx लिख सकते हैं, y बराबर fx होता है तो y की जगह fx लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण चीज है। अवकलन समाकलन किसका होगा,
आश्रित चर का किसके सापेक्ष होगा? स्वतंत्र चर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? स्वतंत्र के। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, पहले तो आप ये चीज़ नोट करो, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, फिर उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं डायरेक्ट इनके सूत्र लिखाऊंगा। ठीक है बेटा, नई चीज़ है तो थोड़ी कम समझ में आती है। वैसे आपको इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल समझ लो ना आप लोग, वो ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने कह दिया y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ, स्वतंत्र और आश्रित चर पहचान जाओगे? कन्फर्म है, ये स्वतंत्र है, ये आश्रित है। या दूसरी बात यार, y का मान किस पे डिपेंड है? x पर। अब आपको कोई कह दे अवकलन करो तो होगा dy/dx। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d/dx, और y की जगह क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर। ये हो गया अवकलन y का x के सापेक्ष। अब मैं कह दूं इसका समाकलन करो तो आप समाकलन क्या लिखोगे? y dx, y का x के रिस्पेक्ट में, या y इज इक्वल एक्स स्क्वायर है तो इसको आप एक्स स्क्वायर dx भी लिख सकते हो। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर dx भी लिख सकते हो। समझ गए? ये तो इसका अवकलन रूप हो गया, ये इसका समाकलन रूप हो गया। किसका अवकलन हो रहा है? y का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसका समाकलन हो रहा है? y का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है, y क्या चीज है? आश्रित। x क्या चीज है? स्वतंत्र। आई बात समझ में? ये बात मैंने यहां बताई। ठीक है, समझ जाओगे ये चीजें। स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अब मैं इसके सूत्र लिखा रहा हूं, अवकलन और समाकलन गणित के। ऐसे टेबल बना के रखना, या पहले अवकलन के सूत्र लिख लो। ऐसा करो, पहले अवकलन के सूत्र लिख दो, अवकलन सूत्र, उसके बाद में समाकलन सूत्र लिखा देता हूं। अवकलन सूत्र। यहां मैं जो फंक्शन लेऊंगा ना, वो x का फंक्शन ले रहा हूं इस प्रत्येक सूत्र के अंदर। ठीक है, और आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी किसी के सापेक्ष कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो अवकलन समाकलन में मैं मान लेता हूं, माना x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष करना है, तो क्या लिखूंगा? d/dx। किसका? फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा, कोई भी फलन अभी दूंगा मैं, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या लिखोगे? फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा x का है तो फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहला सूत्र, आपको मैंने फंक्शन दे दिया y बराबर x की पावर n कोई संख्या है, तो इसको क्या लिखोगे? dy/dx, या d/dx x की पावर n, y की जगह x की पावर n, और इसका सूत्र आता है n x की पावर n-1। ये आपका पहला सूत्र हो गया। x की घात अब आता कैसे नहीं जानना है, y का x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dy/dx। d/dx y का मतलब x की घात n, और इसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। अब देखो x y तो हमने समझने के लिए यहाँ लिखे हैं, बाकी इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं पहले इसका, आपको कोई कह दे कि y बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, तो आप क्या लिखोगे? सर dy/dx, या d/dx एक्स स्क्वायर। अब नियम क्या कहता है? x की जगह तो x है, लेकिन n की जगह कितना है? 2 है ना, तो n यानी 2 x की पावर 2 माइनस 1, n x की पावर n-2 x की पावर 2 माइनस, उत्तर आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, और x की पावर 1 x ही होता है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x होगा। बोलो समझ में आया क्या? x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x। अब एक बात बताऊं, ये तो संकेत के रूप में है, बाकी आपको ये चीजें ना, ये डायरेक्ट समझ जानी चाहिए आप लोगों को कि कौन सी राशि का अवकलन करना है और किसके सापेक्ष करना है। जैसे एक उदाहरण और दूं, समझना पहले।
z बराबर टी स्क्वायर, यही उदाहरण हो गया। अब बताओ आश्रित कौन है और स्वतंत्र कौन है, पता चल गया आपको, ये आश्रित है ये स्वतंत्र है। तो किसका किसके सापेक्ष परिवर्तन होना है, आपको पता है अवकलन हमेशा इसी का होता है, z का, यानी फंक्शन का अवकलन होता है जिसके सापेक्ष यानी इसको लिखेंगे dz बटे dt। समझ गए बात मेरी, z का आश्रित का स्वतंत्र के सापेक्ष अवकलन, आश्रित का स्वतंत्र के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब बताओ बेटा सर इसमें तो t था, क्या दिक्कत है, तो ये फंक्शन x की जगह t आ गया। जब x की पावर n का सूत्र ये होता है तो t की पावर n का ये नहीं हो जाएगा क्या, x की जगह t कर दो यानी 2t की पावर 2 माइनस 1, यानी इसका 2t उत्तर आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं इसका, आपको मैंने कह दिया जैसे अपने मिलेगा x बराबर t की पावर -4। अब एक नया उदाहरण है, बताओ आश्रित कौन है स्वतंत्र कौन है। अब इस आप सिस्टम में उलझो ही मत, आश्रित स्वतंत्र के ऐसे चीज मिल जाए ना तो आप समझ जाना, इसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसको लिखेंगे dx बटे dt। x का परिवर्तन करना है t के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो t का फंक्शन है ना, t के मान बदलेगा फिर x का बदलेगा, पहले किसका बदलेगा t का, तो x की पावर n वाला सूत्र हो गया -4 t की पावर -4 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है -4, तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। अब यहाँ t है तो n t की पावर n माइनस 1, उत्तर आ गया -4 t की घात -5। यह आपका उत्तर हो जाएगा। यह अवकलन है, यह अवकलन का पहला सूत्र है बेटा। तो पहले सूत्र लिखो और इसके उदाहरण लिखो पहले सारे। ठीक है, ऐसे आपको अवकलन करके बताने। अगर कोई भी संख्या ऐसे आपको मिल जाए तो उसका अवकलन आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, जैसे और भी उदाहरण दूंगा मैं, पहले इतना समझो, ये आपने लिख लिया होगा, एक दो उदाहरण मैंने आपको इसके दिए हैं। फंक्शन कुछ भी आ सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब ज़्यादा आप फंक्शन के चक्कर में मत उलझो, क्योंकि अपने को निश्चित गिने चुने फंक्शन मिलेंगे और जो घात में जो संख्या होती है उसका इसी प्रकार अपने को अवकलन करना है। ठीक है, y बराबर x की पावर n का अवकलन कितना होता है, y बराबर x की पावर n का अवकलन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब ये y और x यहाँ पर यही हो, जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x t हो सकता है, x थीटा हो सकता है, y थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे घात सूत्र के अंदर अगर ऐसी कोई पोजीशन आ जाए तो उसका अवकलन यही होगा। अब वो देख लो, x की जगह x है तो x लिख दो, x की जगह t है तो t लिख दो, थीटा है तो थीटा लिख दो, यानी घात सूत्र ही रहना है। बाकी संख्या अगर बदल जाए तो आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई कह दे जैसे x की पावर 7 का अवकलन करो, x ऐसा ही लिखा है, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, x की पावर 7 का अवकलन करो, ऐसे एक एग्जाम्पल बना दिया। तो इसको लिख दो y बराबर x की पावर 7, लिख दिया। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, dy बटे dx या x की पावर 7, n का मान कितना है 7 है, तो 7 x की पावर 7 माइनस 1। नहीं समझे क्या बात में, 7 माइनस n x की पावर n माइनस 1, तो उत्तर आ जाएगा 7x की पावर 6, 7x की पावर 6। एक चीज़ आपने नोट की होगी अवकलन को, अगर शॉर्ट में अगर आपको याद करना है कि जितनी घात होती है ना उस घात को हम आगे ले आते हैं और उसकी जगह एक कम घात लगा देते हैं, ये अवकलन हो जाता है। चेक किया होगा, चेक करो, x की पावर 5 का अवकलन करो सूत्र से। आप सूत्र से निकालोगे, देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कई बार आसान हो जाता है सवाल करने में। घात कितनी है 5 है, 5 आगे ले आओ, x की जगह x पड़ा रहने दो और इसकी जगह एक कम घात लगा दो 4, ये लो x की पावर 5 का अवकलन हो गया 5x की घात 4। आपको कोई कह दे x की पावर -2 का अवकलन करो, घात कितनी है -2, आगे ले आओ, x की पावर इसमें से एक और कम कर दो तो -2 में से -1 करोगे तो -3 हो जाएगा, ये इसका अवकलन हो गया। यानी सूत्र यही काम ले रहे हैं, बस थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक अपने सेट कर ली, बाकी सूत्र यही है। इस आप इसको फॉर्मूले से करो, यही उत्तर आएगा,
यही काम कर रहा हूँ मैं, बस मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया कि अवकलन में यार ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा कि जो घात होती है वो तो आगे आ जाती है जंप करके, और उसकी जगह एक कम घात आ जाती है। 7 था वो आगे आ गया गुणा में, और उसकी जगह 6 आ गया। 5 होता है वो 5 तो गुणा में आ जाएगा और उसकी जगह 4 आ जाएगा। -2 है गुणा में आ गया, और इसमें से एक कम और करोगे तो -2 -1 कितना हो गया, -3 हो जाता है। इस प्रकार अवकलन का ये घात सूत्र आप काम में ले सकते हो। और बेटा देखो ऐसा है कि 5-6 क्वेश्चन आप करोगे ना बगैर देखे तो ये चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। इन चीज़ों में आपकी मतलब ये ऐसा कह दो कि भाई आपका एक प्रकार से इनमें पूर्णतया मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, एकदम आप इस पर एक्सपर्ट हो जाओगे, तब आपका ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। बस मैं तो सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिटेल से नहीं करवा रहा, ये बात भी ध्यान रखना। अब आपको कोई कह दे कि y बराबर x है, y बराबर x ही है, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx, और y की जगह x लिख दिया तो dx/dx एक उत्तर आ जाएगा। भाई y का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy/dx। अब y = x है तो y की जगह x रख दिया तो dx/dx एक उत्तर आ गया। और वैसे आप इस सूत्र से भी कर सकते हो, यहाँ पर x को क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। अरे मेरे को x का अवकलन करना है तो यहाँ घात कितनी है, 1 है, इस 1 को आगे ले आओ, x की जगह x, क्योंकि घात आगे आ जाती है और घात किस में एक कम घात लगती है तो 1 में से 1 घटा दो तो 1x की पावर 1 में से 1 गया 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है वो मान 1 ही आता है, यानी x का अवकलन 1 नहीं होगा। समझ गए बात मेरी, ये ध्यान रखना, x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1 होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, अगर आपको कोई कह दे कि y बराबर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब अचर है, अकेला अचर आ गया, 2 3 4 5 कोई संख्या आ गई, अकेली अचर संख्या आ गई, और उसका मेरे को अवकलन करना है, तो किसके सापेक्ष करना है, मान रखा है हमने शुरू में x के सापेक्ष करना है, dy/dx, और y बोले तो सर अचर, तो बेटा कोई भी अचर हो उसका अवकलन 0 होगा। यह आपका सूत्र नंबर 3 है, किसी भी अचर राशि का अवकलन 0 होगा, ध्यान दे लेना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे मैंने कह दिया y बराबर 5 ही अकेला, तो अचर राशि है, अचर में परिवर्तन होता नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर y यानी फलन कौन है, 5, और 5 में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका अवकलन 0। 5 का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 आएगा। हाँ ये ध्यान रखना, अगर फंक्शन में अचर राशि गुणा में आ जाए, अब देखो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को मैं c से लिखूंगा, कांस्टेंट को संकेत के रूप में किससे लिखूंगा, c से। अगर आपको ऐसा मिल जाए c और गुणा में कोई फंक्शन हो, कांस्टेंट गुणा में आ गया, तो उसका अवकलन करना है dy/dx या d/dx c f(x). समझे बात मेरी, y की जगह क्या रख दिया, ये मान रख दिया। तो बेटा इस दौरान आप क्या करोगे, c को बाहर ले लेना और फंक्शन का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। c बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट हो तो अवकलन 0, और कांस्टेंट अगर गुणा में हो तो अवकलन वो गुणा में पड़ा रहेगा। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, मैंने कह दिया 4x², इसका अवकलन करो, y बराबर क्या है, 4x²। अब 4 अचर राशि है ना, तो इसका अवकलन होगा dy/dx। इसको ऐसे लिखोगे d/dx, y बोले तो 4x²। अब देखो 4 कांस्टेंट है तो 4 को ऐसे कैसा पड़ा रहने दो, 4 को मैंने बाहर निकाल दिया, अवकलन होगा खाली और खाली किसका, x² का, क्योंकि x के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हो तो x में ही अवकलन होगा, बाकी सारे कांस्टेंट है। ये बात भी ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो अगर उसमें है तो उसी को अवकलन के अंदर रखना है, बाकी कांस्टेंट होते हैं। अब एक बात बताओ, 4 तो यहाँ पड़ा है ऐसे कैसा, अब x² का अवकलन इस घात सूत्र से कर लो, या आपके वो डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लो, सर घात होती है वो आगे आ जाएगी 2, x की जगह क्या होगा x, और 2 में से एक कम घात यानी x की पावर 1, 2 - 1 1, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8x उत्तर आ गया, यानी 4x² का अवकलन कितना हो गया, 8x हो गया। बात समझ में आ रही है। देखो पहला जब सूत्र लिखा रहा था
तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि यार क्या लिख रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं। और जैसे जैसे ये 2 4 5 हमने उदाहरण किए तो थोड़ा 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 20 30 25% दिमाग में सेट होने लग गया कि हाँ कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा सबके साथ होता है। फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि सर ऐसा आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा आ जाए। वो प्रॉब्लम से एक बार आप अलग रख दो, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ क्लियर नहीं होगी। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और वैसे अपने को फिजिक्स में ज़्यादा अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैं लिखा रहा हूँ बस उतना आप पढ़ लो, उतना ही पढ़ लो, ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जैसे जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ वैसे वैसे आप उदाहरण निकालते जाओ, आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो बेटा कांस्टेंट x की घात n, यानी घात में अगर कोई अवकलन हो तो उसको ऐसे हल करेंगे। अकेली कोई संख्या उसका अवकलन 1 होगा। अचर राशि का अवकलन 0 होगा। अचर राशि अगर गुणा में है, अचर राशि कहाँ है बेटा, गुणा के अंदर है, तो उसका अवकलन करते समय वो राशि वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। बस फंक्शन का ही अवकलन करना है आपको। किसका अवकलन करना है, फंक्शन का। जैसे देखो 4 गुणा में था तो 4 वैसे का वैसा पड़ा है, मैंने अवकलन केवल x स्क्वायर का किया और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार आप अवकलन समझ सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले उदाहरण सहित लिखो आप लोग, ठीक है, उदाहरण सहित लिखो ये चीजें। 4 सूत्र हो गए, 5वां सूत्र। वैसे बहुत हैं सूत्र, अवकलन के भी बहुत हैं सूत्र, लेकिन मैं आपको बस ज़्यादा नहीं 5-6 सूत्र लिखाऊंगा। 5वां सूत्र, 5 मान लो, 10 मान लो, 5 तो हो गए, ठीक है। एक अवकलन आपको ये दे दिया, सर कई बार 2 फलन आ जाते हैं, वो ऐसे आ गए, 2 फलन है, ये भी कोई फलन है, ये भी। अब फलन को एफ से लिखा, इसको सर जी क्या है, जी भी फलन है कोई, मैंने संकेत दे दिया भाई, ठीक है। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, बीच में प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। अब आपको y का अवकलन करना है तो dy/dx लिखोगे और इसको ऐसे लिखोगे fx प्लस माइनस gx। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, y की जगह। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना बेटा, तो इस अवकलन में आपको करना क्या है, पहले आप पहले फंक्शन का अवकलन कर दो। कर दिया, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, और फिर आप दूसरे फंक्शन का अवकलन कर दो। बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, साधारण सी प्रॉपर्टी है। जब 2 फंक्शन इस प्रकार जोड़ घटाव में आ जाए, 2 फलन है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले फलन का अवकलन कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दो और माइनस है माइनस लगा दो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक चीज़ दे दी, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x³। अब देखो ये एक पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। मुझे करना है अवकलन dy/dx, y का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x³। अब नियम क्या कहता है, इनका अवकलन करना है तो अलग अलग कर दो, dy/dx, मतलब पहले आप अवकलन करो एक्स स्क्वायर का, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर आप अवकलन करो 3x³ का। अब ये तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मेरी मर्जी से बना रहा हूँ, जो मुझे याद आ रहे हैं, जो दिमाग में आ रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। अब ये नियम मैंने लगा दिया, इस प्रकार अलग अलग अवकलन करना है, तो उत्तर क्या आएगा बोलो, ये चलता जाएगा dy/dx। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन बहुत ही सिंपल है, सर एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 हो जाएगी, nx की पावर n - 1, प्लस का चिन्ह। अब देखो ये अभी अभी जो 4 नंबर प्रॉपर्टी, सर 3 आ रहा है और 3 अचर राशि और गुणा में आ रही है, तो 3 को बाहर, d/dx, अंदर क्या बचा, x³, ठीक है। इसका अवकलन हो गया 2x प्लस 3 पड़ा है, और x³ का अवकलन 3x²। अब जब अभ्यास हो जाएगा ना तो हाथ अपने आप चलेगा, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। x³ का अवकलन 3x², क्योंकि घात कितनी है 3, आगे ले आओ, ले आया गुणा में, आगे लाने का मतलब गुणा में ले आया, और 3 की जगह 1 कम कर दिया, 3 में से 1 गया 2, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा 2x प्लस 9x²। ये इसका अवकलन हो गया। x² प्लस 3x³ का अवकलन होता है 2x प्लस 9x²। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार आप लोग अवकलन कर सकते हो। ये इसका मतलब जो भी मैं सूत्र लिखा रहा हूँ ना, उस सूत्र के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी इसी के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि सूत्र के हिसाब से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए, ठीक है। फिर छठा सवाल, कई बार
फंक्शन जो होते हैं वो भाग में दिए होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे फंक्शन होते हैं, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो ये बहुत सरल है कि भाग में होते हैं तो भाग में संख्याएं कट जाती हैं कई बार, तो भाग वाली संख्याएं कट जाती है, अगर कटती हैं तो काट कर उनको सरल कर लो और फिर उसको सोल्व किया जा सकता है। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन ये मैं दे देता हूँ, इसका अवकलन करना है y का, और y का मतलब क्या है, y का मतलब है f(x) और नीचे क्या है gx। समझ गए बात मेरी? इस प्रकार ये संख्याएं हों, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, कई बार अवकलन करने के लिए एक काम करो, पहले मैं इसका गुणा रूप बता देता हूँ, ठीक है। क्षमा करना क्योंकि पहले मैंने भाग वाला लिख दिया, पहले मैं गुणा करवा देता हूँ, क्योंकि गुणा अगर समझ में आ जाएगा ना तो भाग आराम से समझ में आ जाएगा, फिर भाग करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, जोड़ घटाव वाला हो गया। कई बार दो फंक्शन गुणा में आते हैं, पहले ये सीखो। सर एक फंक्शन ये है f(x), एक फंक्शन है gx, दोनों दो फंक्शन है, दो गुणा में आ गए, गुणा में आ गए। तो गुणा में जब आ जाते हैं तो या तो उसको सरल कर लो, सरल करके और उसको सोल्व करके आप लिख सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, ये समझ लो, अब भाग वाले की जरूरत ही नहीं है आपको, dy/dx, क्योंकि एक ही चीज़ है ये, f(x) और gx दो फलन है वो गुणा में है, इनका अवकलन करना है। तो इनका अवकलन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार पहले फंक्शन को बाहर निकाल दो। पहला फंक्शन है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अंदर जो फंक्शन बचा उसका अवकलन कर दो, gx का अवकलन कर दो। मतलब एक फंक्शन को तो बाहर खींच लो और दूसरे का अवकलन कर दो, फिर बीच में चिन्ह लगाओ प्लस का। नेक्स्ट टाइम जो अवकलन किया था उसको बाहर खींच लो और बचे हुए फलन का अवकलन कर दो। मतलब कहने का अर्थ है, जब दो फलन गुणा के अंदर हो, दो फलन गुणा में हो, तो उस दौरान क्या करोगे, एक बार एक को बाहर रखो, दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, नेक्स्ट टाइम उस दूसरे वाले को बाहर रखो और पहले का अवकलन कर दो। समझ गए? ये गुणा वाली प्रॉपर्टी है। पहले इसका आप लिखो, ये सूत्र लिखो, फिर मैं इसके आज की क्लास में बस इतना ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि फिर सूत्र ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज डाल के दूंगा मैं, यानी कुछ उदाहरण डाल के दूंगा, वो उदाहरण आप घर पे बैठ के करना, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएंगे, उनके उत्तर भी लिखा दूंगा। पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लो आप लोग, स्क्रीनशॉट हो गया इसका एक एग्जाम्पल समझो, बाकी 2-4 सूत्र और लिखाऊंगा मैं, 10 मान लो टोटल भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई एक आधा एक्स्ट्रा हो जाए तो वो कहना मत मेरे को। बाकी 9-10 ही सूत्र है अपने, बेसिकली ये याद होनी चाहिए। अब जैसे इसका एक उदाहरण दे दिया मैंने, y बराबर, मैंने कह दिया कि x² + 2 और x⁴ - 4, इसका आपको अवकलन करना है। अभी देखो ध्यान दो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये दो समीकरण है, इनको गुणा कर लो, गुणा करोगे तो एक समीकरण आ जाएगी, फिर आप अवकलन कर सकते हो, करके देखना उत्तर वही आएगा जो आप निकालना चाह रहे हो। और या आप इस सूत्र को यूज में लेके करना चाहो तो एक काम करो, इसको तो f(x) मान लो और इसको क्या मान लो, gx मान लो। अब अगर f(x) और gx आपको थोड़े बड़े वर्ड नज़र आ रहे हैं तो इनको और कोई नाम सेट कर लो, जैसे इसको u मान लो, इसको v मान लो, एक ही बात है। बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, सर y बराबर u × v, ऐसे भी याद करते हैं बच्चे। तो सर इसका अवकलन, बोले अवकलन करना है तो एक बार u को बाहर रख लो, v का अवकलन कर दो, फिर v को बाहर रख लो, u का अवकलन कर दो। सेम ही चीज़ है बेटा, नहीं समझे क्या बात मेरी? f(x) को क्या मान लिया, u लिख दें, gx को क्या लिख दें, v लिख दें। भाई ये मानने तो हैं दो फंक्शन हमने, तो ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा और आसान रहेगा, इस मतलब इस प्रतिक्रिया से तो आसान ही रहेगा। अगर u × v के रूप में हो, ऐसे बोलने में भी आसान होता है, u × v के रूप में हो तो u को बाहर रखो, v का अवकलन कर दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, v को बाहर रखो, u का अवकलन कर दो। देखो ये तो चीज़ है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो u बाहर रखा, v का अवकलन, प्लस v बाहर रखा, u का अवकलन, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस छठे सूत्र का मतलब ट्रिक रूप ये भी लिख सकते हो, ये ट्रिक लिख लो छठे सूत्र की। बाकी सूत्र तो वही है, ट्रिक क्या है, ये सूत्र तो वही है, बस आसान हो जाता है इसको लिखने में, ताकि बच्चे कई बार कहते हैं ये f(x) gx के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, फिर वो डायरेक्ट बोल देते हैं सर ये u है और ये v है,
और u इंटू वी वाला सूत्र होगा u इंटू वी वाला। तो अवकलन क्या होगा? बोले सर अवकलन बहुत आसान है, u को बाहर रखो, v का अवकलन करो, v को बाहर रखो, u का अवकलन करो। एक बेटा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी सवाल हल करो ना, सूत्र लिखा करो। जितना सूत्र लिखोगे ना उतना अभ्यास होता है। अभी देखो क्या है, u को बाहर रखा, u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर रख लिया, v का अवकलन, v मतलब x की घात 4 माइनस 4, फिर चिन्ह किसका? प्लस का। v को बाहर रखो यानी x की घात 4 माइनस 4, और अवकलन किसका कर दो? u का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, सर इस सूत्र को, इसी सवाल को हम थोड़ा सा अलग रूप से भी हल कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आप कैसे भी हल कर लो, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, उत्तर सेम आएगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उत्तर सेम आएगा। किसी प्रकार से हल करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 पड़ा है यहाँ पर, ये लो। अब x की घात 4 माइनस 4 का अवकलन करना है। अब देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, x की घात 4 में से कुछ घट रहा है। अब ये दो फंक्शन हो गए, यहाँ पर भी दो फंक्शन है प्लस माइनस में। तो पहले x की घात 4 का अवकलन करो, x की घात 4 माइनस 3, सॉरी 4 आगे आ जाएगा, 4x की पावर 3, और फिर ये अकेला 4 है, माइनस में अकेला 4, अकेला कांस्टेंट होता है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ अलग। x की घात 4 माइनस 4 का अवकलन करो, तो देखो ये यहाँ पर भी ब्रैकेट में भी दो चीज़ आ गई, x की घात 4 माइनस 4, तो x की घात 4 का तो अवकलन ये हो गया, बताओ याद आया क्या? 4 आगे आ गया, x क्यूब बच गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। अकेला 4 और कोई है ही नहीं, अकेले 4 कांस्टेंट का अवकलन 0 है, तो ये लिख दिया 4x क्यूब माइनस 0। फिर प्लस का चिन्ह, x की पावर 4 माइनस 4 ऐसे कैसा पड़ा है, ये रहा। अवकलन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 आगे आ गया, x में से एक पावर कम कर दो 2x, और इस 2 का अवकलन 0, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 0। समझ गए बात मेरी? बाकी आगे मैं नहीं कराऊंगा, आगे आप कर सकते हो। इनका आपस में गुणा करो, इनका आपस में गुणा करो, जो संख्याएं कोई कटती बढ़ती है उनको काट दो, जो बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। चलिए काम कीजिए आप लोग, पहले कुछ उदाहरण लिख लीजिए। कल की क्लास में जब आप पढ़ो तो उस दौरान आप घर पे बैठकर ये एग्जाम्पल करना बेटा। एग्जाम्पल करोगे ना तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। एक फंक्शन लिख लो 3x क्यूब अपॉन x प्लस 2। चलो ये तो सूत्र आए नहीं अभी अपने, है ना, वैसे कर सकते हो वैसे ये x क्यूब, और यहाँ लिख दो x माइनस 2, एक ये सवाल करना, और एक करो आप लोग x बटे 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 2, ठीक है। ऐसे सवाल करो बेटा, ये 2 सवाल करना आप लोग, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा वो मैं बता देता हूँ। पहले सवाल का जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा, पहले सवाल का जो आंसर है वो ये आने वाला है। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा x से, बाकी आप हल करना, ठीक है। इसका जब सॉल्व करोगे तो 3x की पावर 4 बनेगी, और ये बन जाएगा 12x की पावर 3, ठीक है। बाकी आप हल कर लेना, मैं एक बार आइडिया से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप हल करके देखना बेटा, आप हल कर लेना, क्योंकि उत्तर गलत हो जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे, ठीक है। तो ये सवाल है, ये दोनों आप लोग नोट कर लो, मैं कल करवा दूंगा क्लास के अंदर। वैसे क्या सवाल बनाए, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, इन दोनों सवाल को हल करना, ठीक है। बाकी मैं क्लास में सोल्व करवा दूंगा आपको। अभी मैं आइडिया से उत्तर लिखूंगा, क्योंकि मैं मन ही मन कैलकुलेशन करके उत्तर लिखूंगा, हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए आप सॉल्व करना पहले इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में 1-2 सूत्र और पढ़ेंगे इसके अवकलन के, और फिर अवकलन गणित ज़्यादा अपने पर उस पर ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। समाकलन गणित में इतना डिटेल से नहीं जाना है, अवकलन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इन पर आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। गुणा भाग संख्या, इनमें जितने भी सूत्र हैं उनको भी थोड़ा समझो, क्योंकि वो थोड़े अवकलन वाला मैटर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आगे हम समय, दूरी, विस्थापन, चाल वगैरह ये पढ़ेंगे, 11वीं क्लास से ही आना शुरू हो जाएगा ये सारा मैटर।
तो 11वीं क्लास में बहुत जगह दूसरे तीसरे चैप्टर से ही शुरू हो जाएगा, तीसरे चैप्टर से ही। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण अवकलन वाली, इसलिए खासकर ये सूत्र जो अभी मैंने बताए हैं, u इंटू वी वाले कह दो, समझ जाओगे, u इंटू वी वाले कह दो, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक इतना प्रैक्टिस करना, अच्छी तरीके से तैयार करना। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करो बेटा, नोट्स बनाते रहना साथ साथ।